एक पाक फौज का जवान एसएसजी कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। चौधरी अकबर ने बिलाशुबा मुझसे बहुत भयानक इंतकाम लिया था, लेकिन इस सारे सेटअप में आजम की मौत कहीं फिट नहीं होती थी। शायद वो चौधरी अकबर के किसी दूसरे दुश्मन की कारस्तानी थी। इसी तरह उसके मामू और दोस्त का कत्ल भी इसी सिलसिले की कोई कड़ी हो सकता था, जो शायद खुद तो अकबर के हाथों मारा जा चुका था, लेकिन उसके काम को चौधरी अकबर ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि चौधरी अकबर ने जिस तरह मेरे घर वालों को हलाक किया या करवाया था, उसी तरह वो मुझे बेखबरी में मरवा सकता था। उसे इतना लंबा सेटअप तरतीब देने की क्या जरूरत थी? कुछ देर सोचकर मैंने इस बात पर ज्यादा सर खपाने की जरूरत महसूस न की, क्योंकि ये बात बाद में खुद ब खुद खुलकर सामने आने वाली थी। नजरगुल ये तमाम बातें बताकर चला गया था। मैं अलबत्ता मुख्तलिफ किस्म की सोचों में घिरा काफी देर तक घुटनों में सर दिए बैठा रहा। नजरगुल के कहने के मुताबिक पुलिस ने पहलवान होटल और मेरे गांव के मुख्तलिफ रास्तों पर मेरी तलाश में मुखबर छोड़ रखे थे, और उस दिन मेरे बस से उतरते ही मुझे पहचान लिया गया था। 11-12 बजे के करीब चौधरी अकबर एक मर्तबा फिर थाने पहुंच गया था, और उसके पहुंचते ही एक बार फिर मुझे टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया गया था। चौधरी अकबर मुझे देखते ही तंजिया लहजे में चहका, क्या हाल है फौजी साहब? मगर मैंने उसे जवाब देने की बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। भाई वाह ताहिर साहब, वो थानेदार को दाद देते हुए बोला, आपने तो वाकई उसकी बोलती बंद कर दी। जवाबन थानेदार कहकहा लगाकर बोला, चौधरी साहब, इससे कई बड़े फन्ने खान और टेढ़े खान मैं सीधे कर चुका हूँ, ये गरीब तो किसी शुमार में नहीं है। चौधरी बोला, ठीक है थानेदार साहब, आज इसके जराइम का इकरारनामा लेकर इसे अदालत में पेश कर दो। थानेदार बोला, फिक्र न करें चौधरी साहब, ये क्या, इसके तो बड़े भी कब्र से उठकर अपने किए का इकरार करेंगे। चौधरी अकबर हंसकर बोला, ये तो है, बहरहाल चलो ऑफिस में बैठते हैं, इसके लिए ये काफी है। वो सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, और वो दोनों उक़ूबत खाने से निकलते चले गए। उनके जाने के बाद एक मर्तबा फिर मुझे उन्हीं अजियतों से गुजारा जाने लगा जिनसे मैं पहले भी गुजर चुका था। ये अजियतें अब मेरे मुकद्दर में लिखी जा चुकी थीं, और इनसे छुटकारा पाना उसी सूरत में मुमकिन था कि मैं वहां से फरार हो जाऊं या फिर मर जाऊं। और मैं पहली सूरत पर अमल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था। अगले दिन इंस्पेक्टर ताहिर ने मुझे अदालत में पेश करके मेरा 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड ले लिया। रास्ते में उसने मेरी फरार की कोशिश को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत सख्त रखा। इतनी सख्त निगरानी में मैं फरार के बारे में सोच तो सकता था, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल था। उस हफ्ते के दौरान थानेदार की कोशिश रही कि मुझसे उन नाकरता जुर्मों का इकरार करवा ले जिनकी बाबत नजरगुल मुझे पहले से मुत्तला कर चुका था। गो मैं वक्ती तौर पर इन जराइम का इकरार करके अदालत के सामने अपने इस इकरारी बयान से मुकर भी सकता था, मगर गंडापुरी खून ने मुझे इस किस्म की कमजोरी दिखाने का मौका न दिया। नजरगुल की मेहरबानी से मेरे अपने बहनोई असलम, जो कि मेरा मामूजाद भाई भी था, उससे मुलाकात हो गई। उसके समझाने और तसल्ली देने पर मैंने अपनी जंग कानून के दायरे में रहते हुए लड़ने का फैसला कर लिया। ये एक सब्र आजमा और मुश्किल फैसला था, मगर असलम के बार बार समझाने और इल्तिजाएं करने पर मैंने अपने फरार का फैसला फिलहाल मुलतवी कर दिया। असलम के कहने के मुताबिक चौधरी अकबर खुद ही अपने भाई का कातिल था, और उसी ने अपने मामू और दोस्त को भी हलाक किया था। अपने भाई को जायदाद के लिए, और बाकी दोनों शायद उसके भाई के कत्ल में शरीक थे, इसलिए उसने गवाहों का भी कला कमा कर दिया था। इसी वजह से वो ये कोशिश भी कर रहा था कि मुझे अदालत इन तमाम के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा दे। इस तरह वो एक तीर से 2 बल्कि 3 शिकार करना चाह रहा था कि मुझे फांसी होने की सूरत में वो खुद ब खुद बेगुनाह ठहरता, और मेरी मौत यूं भी उसका मतमय नजर थी। असलम की मदद से मैंने अपने लिए एक काबिल वकील की खिदमत हासिल की थी, मगर इससे पहले कि मुझे दोबारा अदालत में पेश किया जाता, मेरी यूनिट वाले मुझे लेने के लिए पहुंच गए। मैं हवालात में सर झुकाए मुख्तलिफ किस्म की सोचों में मशगूल था कि नजरगुल की आवाज सुनाई दी, उमरी, कुछ फौजी तुझे लेने आए हैं। मैं हैरत से उछल पड़ा, क्या? उनको कैसे पता चला कि मैं हवालात में हूँ? वो बोला, तुम्हारे गिरफ्तार होते ही तुम्हारी यूनिट को इस बारे में सिग्नल दे दिया गया था।
मैंने पूछा कितने आदमी हैं? वो बोला 5। अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि बहुत सारे कदमों की आवाज मुझे उस कमरे की तरफ आती सुनाई दी। मैंने यूनिट में बहुत कम वक्त गुजारा था, इसलिए उनमें से 4 बंदे मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। अलबत्ता 5वें बंदे को देखकर मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला अमजद उस वक्त निहायत संजीदा दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ताहिर उनके साथ था। एक सिपाही ने हवालात का दरवाजा खोला। सबसे पहले नायब सूबेदार का रैंक लगाए हुए शख्स ने मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, नायब सूबेदार सबर अब्बास। मैं फीकी सी हंसी के साथ बोला, सर मैं आपको वेलकम कहने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मिलकर खुशी हुई। वो बोला, मुझे आपके घर वालों के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। ये कहकर उसने एक तरफ होकर अपने साथ आने वालों को मेरे करीब पहुंचने का रास्ता दिया। अमजद सबसे आखिर में मुझसे मिला। देर तक अपनी छाती के साथ भेंचे रखने के बाद वो गुलूगीर आवाज में बोला, जानू हम बदला लेंगे मगर वक्त आने पर। अमजद से मुलाकात मेरे लिए बहुत ज्यादा तकवीयत का बायस बनी थी। इंस्पेक्टर ताहिर नायब सूबेदार सब्र आबास से मुस्तफसिर हुआ, सूबेदार साहब हमारा कैदी कब तक वापस कर दिया जाएगा? उसके मनहूस चेहरे पर मुझे फिटकार बरसती नजर आई। बोला, कुछ यकीन से नहीं कह सकता। सांवली रंगत, हल्के घुंघरियाले बाल, पुरकशिश चेहरे और स्मार्ट बॉडी वाला नायब सूबेदार धीमे लहजे में बोला, इसका इन्हिसार हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर है कि वो इसको कितना अरसा अपने पास रखते हैं। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद मैं फौजियों की निगरानी में थाने से बाहर निकल आया। बाहर एक फौजी जीप मौजूद थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक फौजी ड्राइवर पहले से बैठा हुआ था। वो शायद उन्होंने जीप की निगरानी के लिए छोड़ा था। मैं अमजद से मुस्तफसिर हुआ, आप गिलगित से इसी जीप में आए हैं? वो हमारे बटालियन हेडक्वार्टर का नाम लेता हुआ बोला, गिलगित नहीं डोमेल कहो। मैंने पूछा, छुट्टी काट ली है या? वो बोला, किधर यार, अभी पिछले हफ्ते बमुश्किल रास्ते खुले हैं। बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचते ही आपकी गिरफ्तारी के बारे में इल्म हुआ। आपके इलाके का कोई बंदा भी यूनिट में मौजूद नहीं था, इसलिए रहबर के तौर पर मैं उनके साथ आ गया हूँ। यूं भी छुट्टी जाने से पहले मैंने आपसे मिलने के लिए आना था। वो मेरे घर वालों का जिक्र करते करते रह गया था। वाकई मरने वालों को भुलाना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल तुम सुनाओ, इतना अरसा कहाँ गायब रहे? मैं सोच में डूबते हुए बोला, मैं इंडिया की सरहद पार कर गया था और अभी बमुश्किल हफ्ता हुआ है कि वापस पहुंचा हूँ। वो हैरानी से बोला, इंडिया की सरहद? वो कैसे? मैंने कहा, बस यार मेरी किस्मत में घर वालों से मिलना नहीं लिखा था। इंडिया की हुदूद में दाखिल होना एक बहाना बन गया। वो मुस्तफसिर रहा, फिर भी इतने हफ्ते? मैंने कहा, ये एक लंबी कहानी है यार, फिर कभी सही। बोला, अभी क्यों नहीं? हमने बटालियन हेडक्वार्टर तक इसी जीप में सफर करना है और इतना लंबा सफर कैसे कटेगा? नायब सूबेदार अब्बास पुरिश्तियाक लहजे में बोला, उमर जान, हम आपके फरार के मुहर्रकात से तो अमजद की ज़बानी वाकिफ हो चुके हैं। अलबत्ता उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में जानने के लिए हम बेचैन हैं। अगर महसूस न करो तो ये कहानी सुनना हम भी पसंद करेंगे। उनका इसरार देखते हुए मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे टॉप 3 पर खत मिलने के बाद के वाकयात दोहराने शुरू कर दिए। उस वक्त मैं शीशनाग के साथ होने वाली लड़ाई की तफसीलात के बारे में बता रहा था जिस वक्त ड्राइवर ने गाड़ी एक होटल के सहन में मोड़ दी। गाड़ी रोककर ड्राइवर नायब सूबेदार सब्र आबास से मुस्तफसिर हुआ, मेरा ख्याल है सर खाना खा लेते हैं? वो चौंकते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल, दिन का खाना भी रह गया है। उमर जान, बाकी कहानी बाद में। हम सब होटल के सहन में पड़ी हुई चारपाइयों पर बैठ गए। होटल का मालिक हमें देखकर खुद ही ऑर्डर लेने भागा हुआ पहुंचा और उसकी वजह सिर्फ खाकी वर्दी की ताजीम थी। ये वो वक्त था जब अवाम फौज को सर आंखों पर बिठाती थी। उसके बाद बेशक हालात ने अवाम और आर्मी को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया था, लेकिन फिर आर्मी नफरत की इस खलीज को पाट कर फिर अवाम की नजर में उतनी ही मोतबर और काबिल एहतराम हो गई जितनी 65 या 1971 की जंग के वक्त या 2000 से पहले हुआ करती थी। खाने के दौरान खामोशी छाई रही। अमजद ने 1-2 निवाले लेकर खाना छोड़ दिया था और उसकी वजह लाजिमन वो दुख था जो उसे मेरे खानदान वालों के मरने पर हुआ था। मैंने काफी दिनों से कोई ढंग का खाना नहीं खाया था, इसी वजह से मैं अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी कमजोर सा महसूस कर रहा था। गो मेरे लिए भी अपने घर वालों के बिछड़ने का दुख कोई पुराना नहीं था। हफ्ता भर पहले ही मैं इस बात से मुत्तला हुआ था, लेकिन हैरान कुन तौर पर मैंने अपने आप पर काबू पा लिया था। खाना खाकर हम जीप में सवार हो गए। नायब सूबेदार सब्र आबास जीप की फ्रंट सीट पर बैठते हुए बोला, चल भाई उमर जान, हम तुम्हारी बाकी मांदा कहानी सुनने के लिए बेचैन हैं। और मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू किया जहां पर खत्म किया था और उसके बाद कहानी के इख्तिताम तक जीप में सिर्फ मेरी आवाज गूंजती रही। उस वक्त हमारी जीप एबटाबाद में दाखिल हो रही थी जब मैंने अपनी कहानी खत्म की। वो रात हमने FF सेंटर में बसर की और अगले दिन सुबह सवेरे दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए।
रास्ते में ज्यादातर मैं और अमजद महवे गुफ्तगू रहे। उससे अगली सुबह जगलोट में तुलू हुई, लेकिन हम वहाँ सिर्फ नाश्ता करने के लिए रुके और फिर अस्तोर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ हमारी यूनिट का रियर हेडक्वार्टर था। एक दिन अस्तोर में गुजार कर हम बटालियन हेडक्वार्टर रवाना हो गए। वहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर एक दिन के फासले पर था। बटालियन हेडक्वार्टर पहुँचने के अगले ही दिन मुझे कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश कर दिया गया था। मेरे दफ्तर में दाखिल होते ही एक लम्हा खामोश रहने के बाद कमांडिंग ऑफिसर अफजल महमूद खान साहब गोया हुए। उमर जान, मुझे आपके घर वालों के साथ पेश आने वाले वाक़े का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यह आपकी नजर में शायद आपके किसी दुश्मन की कार्रवाई हो। बहरहाल इस सिलसिले में अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो आप बिला झिझक कह सकते हैं। मैंने कहा, शुक्रिया सर, अगर मैंने कोई जरूरत महसूस की तो सबसे पहले आपको ही जहमत दूंगा। वो बोला, ये तो थी प्राइवेट गुफ्तगू, अब आते हैं सरकारी बात की जानिब। तुमने फॉरवर्ड पोस्ट से भगोड़ा होकर जो बेवकूफी का सबूत दिया है उसकी मिसाल देनी मुश्किल है। एक कमांडो से मुझे इस काम की तवक्को नहीं थी। कमांडर ने मुझे तुम्हारा कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं अपने इख्तियारात बरुए कार लाते हुए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मौजूदा सर्विस के हुकूक देकर घर भेज दूं, और ये सब भी मैं तुम्हारी घरेलू परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए कर रहा हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है तुम्हारे कत्ल के मुकदमात का, इस सिलसिले में मैं आपकी माली मदद के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसने एक लम्हा खामोश रहकर मेरे चेहरे का जायजा लिया और फिर कहा, तुम्हें कुछ कहना है? मैंने कहा, जी सर, सिर्फ इतना कि जिन हालात ने मुझे टॉप 3 से भगोड़ा होने पर मजबूर किया वो हालात आपके सामने हैं। मेरे तमाम घर वाले घर के अंदर महबूस करके जला दिए गए। वो बोला, ठीक है, मगर ये वाकया तुम्हारे भगोड़ा होने के बाद पेश आया। मैंने कहा, सर, अपने कमीने दुश्मनों से मैं पहले से वाकिफ था और उनसे मुझे तवक्को भी यही थी, मगर अफसोस कि मैं टाइम पर घर न पहुंच सका। वो इत्मीनान से बोला, ये भी ठीक है, क्या तुम नौकरी पर बहाल होना चाहते हो? मैंने कहा, नो सर, ये तो वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि आपको अपने हालात से मुत्तला कर दूं। मैं भगोड़ा होने में हक बजानिब था। अगर उस वक्त मैं वायरलेस पर आपको अपने मसले से आगाह करता तो आप मेरे लिए कभी भी 10 जवानों को दाव पर न लगाते। रास्ते बंद थे और मेरी पोस्ट पर हेली का उतरना नामुमकिन था। इस तरह मुझे अकेला जाने की इजाजत भी नहीं दे सकते थे। ये सब कुछ सोचकर मेरे लिए आखिरी सूरत यही बचती थी जो कि मैंने किया। वो अपने हाथ में मौजूद पेन को पेन होल्डर में रखता हुआ बोला, ये भी मान लिया जवान, मुझे ये भी पता है कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हारी सारी कहानी गुज़श्ता रात नायब सूबेदार अब्बास मेरे गोश गुजार कर चुका है, लेकिन अफसोस की अदालत सबूत मांगती है। अगर एक कर्नल की गवाही तुम्हारी जान छुड़ा सकती तो मैं जरूर अदालत के रूबरू हाजिर होकर तुम्हारे हक में गवाही देता। मैं ममनूनियत से बोला, थैंक यू सर, मेरे लिए आपकी इतनी हौसला अफजाई काफी है। वो एक मर्तबा फिर पेन हाथ में पकड़कर मेरे डॉक्यूमेंट्स पर झुकता हुआ बोला, इट्स ओके। ये इस बात का इशारा था कि मैं जा सकता हूँ। मेरे साथ खड़े ओहदेदार ने मुझे होशियार करवाया और पीछे फिराकर बाहर जाने का हुक्म दिया। इससे पहले कि मैं दफ्तर से निकलता, कर्नल साहब की पाटदार आवाज गूंजी और आखिरी बात, मैं बेख्तियार रुक कर उसकी जानिब मुड़ गया। अगर वो कहानी सच है जो तुमने अब्बास साहब को सुनाई है तो फिर कोशिश करके उस लड़की से वो सारे अखबार मंगवा लो जिनके अंदर तुम्हारे बारे में इश्तिहारात छपते रहे हैं। लड़की से कर्नल साहब की मुराद शीतल थी। मेरे जहन में झमाका सा हुआ। कर्नल साहब हकीकतन दूर की कौड़ी लाया था। वो अखबारात मेरी बेगुनाही का मुंह बोलता सबूत थे। मैंने एक मर्तबा फिर कर्नल साहब को सैल्यूट किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर कहा और दफ्तर से निकल आया। 3 दिन बटालियन हेडक्वार्टर में गुजार कर चौथे दिन हम वापसी के लिए रवाना हुए। इस मर्तबा भी अमजद साथ था। छुट्टी का सर्टिफिकेट अमजद ने वहीं से ले लिया था। रावलपिंडी पहुंचकर मैंने सबर अब्बास साहब से कहा, सर अगर इजाजत हो तो एक फोन कर लूं? वो धीमी आवाज में बोला, कर लो। और फिर ड्राइवर से कहा, जैसे ही कोई पीसीओ नजर आता है गाड़ी रोक लेना। ड्राइवर मौद्दबाना लहजे में बोला, इसके लिए शहर के अंदर जाना पड़ेगा सर। वो बोला, कोई बात नहीं, चले जाओ। और ड्राइवर ने गाड़ी पिंडी शहर के अंदर मोड़ दी। एक बड़े से पीसीओ के करीब पहुंचकर उसने गाड़ी को रोक दिया। अमजद और सबर अब्बास साहब मेरे साथ पीसीओ के अंदर की जाने बढ़ गए, जबकि बाकी तमाम गाड़ी में बैठे रहे। मैंने शीतल के घर का नंबर पीसीओ वाले को बताकर कहा, ये दिल्ली का नंबर है, कोड वगैरह खुद ही लगाते रहो। वो हैरानी से बोला, इंडिया वाला दिल्ली? और मेरे असबात में सर हिलाने पर नंबर डायल करने लगा। जैसे ही टोन जाने लगी उसने रिसीवर मुझे पकड़ा दिया। थोड़ी देर घंटी बजते रहने के बाद किसी ने फोन उठाया। हेलो, एक औरत की आवाज फोन से उभरी। मैं जल्दी से बोला,
बोला जी शीतल से बात करनी है। वो बोली बीबी जी तो दफ्तर में होंगी, आप वहीं फोन कर लें। मैंने पीसीओ वाले का राइटिंग पैड अपनी तरफ खिसकाते हुए पूछा दफ्तर का नंबर। उसने दफ्तर का नंबर दोहरा कर फोन बंद कर दिया। मैं पैड उसकी तरफ वापस बढ़ाते हुए बोला भाई ये नंबर मिला दें। उसने पूछा ये भी दिल्ली का ही है। मैं मुख्तसरन बोला जी, और वो एक मर्तबा फिर नंबर डायल करने लगा। उसने रिसीवर मेरी जानिब बढ़ाया, ये लें घंटी जा रही है। दूसरी तरफ से आवाज आई दास स्टील मिल्स। रिसीवर से उभरती निस्वानी आवाज फोन ऑपरेटर की थी। उसका तारुफी खुतबा पूरा होने से पहले मैंने अपना मुद्दा बयान कर दिया। मिस मुझे शीतल हरिचंद दास से बात करनी है। उसके लहजे में मेरे कता कलामी के बायस हल्की सी नाराजी थी। बोली जी सर बात करें। हल्की सी टोन बजने के बाद रिसीवर में शीतल की मसूर कुन आवाज गूंजी। गो मैं पहली मर्तबा फोन पर उसकी आवाज सुन रहा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे उसे पहचानने में दिक्कत महसूस न हुई। शीतल स्पीकिंग। मैंने कहा शीतल मैं उमर जान बात कर रहा हूँ। वो पुरजोश लहजे में बोली जान कैसे हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो बोली मैं क्या सुनाऊं, बम्बई से वापसी पर पिताजी ने रेगुलरली ऑफिस में बिठाना शुरू कर दिया है। कहते हैं मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या पता कब बुलावा आ जाए। मेरे बाद तुम नहीं तो सब कुछ संभालना है। मैंने कहा ये तो ठीक कहते हैं वो, बहरहाल तुम मेरा एक काम करो। वो बोली वो तो मैं कर लूंगी, पर तुम अपनी सुनाओ, अंकल आंटी कैसे हैं? अदनान तो आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ होगा, दीदी कैसी हैं? मैं गुलूगीर आवाज में बोला शीतल सारे मुझे छोड़कर चले गए। मुझे भी कत्ल के कई झूठे मुकदमात का सामना है। आप जितनी जल्दी हो सके मुझे वो अखबारात पार्सल कर दो जिनके अंदर मेरी बाबत कुछ छपा हो, ताकि मैं अपने मुकदमे की पैरवी कर सकूं। वो बोली छोड़कर चले गए, मैं समझी नहीं। मैंने कहा हवेली को आग लगने की वजह से तमाम मैं कोशिश के बावजूद अपना फिक्रा मुकम्मल न कर सका, लेकिन इस नामुकम्मल फिक्रे से भी शीतल को मेरी बात समझने में दिक्कत पेश न आई। शीतल के होंठों से फकत इतना निकला ओ नो, और फिर खामोशी छा गई। मुझे पता था कि हर हसास आदमी के लिए ये खबर शौक का बायस बन सकती थी, और शीतल भी इसी कैफियत में मुब्तला थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला मुझे पता है आपको ये सब सुनकर दुख पहुंचा है। मैं भी गांव में दाखिल होते ही गिरफ्तार हो गया था, इसलिए पहले आपको मुत्तला न कर सका। बहरहाल जो होना था वो हो चुका है। अब जाने वालों के लिए जितने दुख और गम का इजहार किया जाए वो वापस नहीं आने वाले। वो तासुफ भरे लहजे में बोली मुझे रियली ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या मैं वहाँ आ जाऊं अगर अदालत में मेरी जरूरत? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा नो शीतल, तुम बस इस पते पर वो तमाम अखबारात पार्सल कर दो जिनमें मेरे बारे में कुछ छपा हो। ये कहकर मैंने उसे अमजद के घर का पता नोट करवा दिया। वो बोली मैं आज ही ये सब कुछ कर लेती हूँ, इसके अलावा अगर कोई काम हो या रकम वगैरह की जरूरत हो तो बिला झिझक कह सकते हो। मैंने कहा थैंक यू शीतल, अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। वो बोली ये एड्रेस गालिबन आपके उसी दोस्त का है जिसका जिक्र आपने मुझसे कई मर्तबा किया है। मैंने मुख्तसर जवाब दिया हाँ उसी का है। वो बोली ओके जान, फोन करते रहना, या आपका कोई राब्ता नंबर हो तो मुझे लिखवा दो, मैं फोन कर लिया करूंगी। मैंने कहा नहीं मेरे पास इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं, मैं इंशाल्लाह खुद ही राब्ता कर लिया करूंगा। अभी खुदा हाफिज। मैंने अलविदाई कलिमात कहे और फोन बंद कर दिया। अमजद ने मेरे बताए बगैर एक बड़ा नोट निकाल कर पीसीओ वाले की तरफ बढ़ा दिया। फोन के चार्जेस काट कर उसने बकाया रेजगारी अमजद की तरफ बढ़ाई और हम पीसीओ से बाहर निकल आए। वो रात हमने पिंडी में ही एक आर्मी की यूनिट में गुजारी और सुबह सवेरे रहमान खेल की तरफ चल पड़े। शाम होने से कुछ देर पहले हम रहमान खेल थाने पहुंच गए। पुलिस के हवाले करने के बाद बाकी तमाम तो रुखसत हो गए, अलबत्ता अमजद वहीं मेरे साथ रहा। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।